हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे लिए यही हो जाता है कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन ना तो मुझे रहता है आपकी पढ़ाई को लेकर। क्योंकि अब की बार क्या है, सिलेक्शन आपको दिलवाना है, ये मेरी जिद बन गई है ना। और आपको सिलेक्शन लेना है अब की बार, ये आपकी जिद होनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर आज हम लोग यहाँ पे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये आप कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, केवीएस, सुपर टेट, कोई भी आपका एग्जाम है, उसके लिए आपकी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि 9:30 बजे डेली आपको चैनल पर क्लासेस मिलेगी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है ना अपने दोस्तों के पास, तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे क्लास में आ सकें और फिर हम लोग डिस्कशन कर सकें। और वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो भी आप सभी पूछ लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस वीडियो का पीडीएफ जो होगा, आप नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी तैयारी है आपकी सामान्य ज्ञान के बारे में। तो चलिए फिर देखते हैं। आप सभी के सामने आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया है। आप सभी के सामने ऑप्शन दिया गया है, गया में स्थित बोध बिहार से लिया गया है। सेकंड ऑप्शन है कोलकाता में स्थित संग्रहालय से लिया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका है पटना स्थित संग्रहालय से लिया गया है, या फिर डी ऑप्शन है आपका सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हर बच्चा सही कर ले जाएगा। सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहां से लिया गया है? यस, ये आपका सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है ना, वहीं से इसको लिया गया है। आपको पता है कि वहां पे पीठ सटाए हुए जो आपका सारनाथ का अशोक स्तंभ है, वहां पे आप देखेंगे तो आपको 4 सिंह जो है वो पीठ सटाए बैठे हुए हैं, और सिंह के नीचे क्या है? एक चक्र है। चक्र के अगर बात होगा बाईं तरफ, तो क्या है? चक्र के बाईं तरफ जो है वो क्या है? वो अश्व है, अश्व या फिर घोड़ा बना हुआ है। और चक्र के अगर हम दाईं तरफ की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाईं तरफ की बात करें तो आपको बैल जो है, उसके दाईं तरफ बैल, जिसको आप क्या कहते हैं? सांड बोलते हैं, वो आपका बना हुआ है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, इसको स्वीकार कब किया गया था? कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, उसको स्वीकार कब किया गया, तो कब बताएंगे आप सभी? 26 जनवरी 1950 में इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। डन सबको? राष्ट्रगान की अगर बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको एक बार ब्रीफ में समझा देते हैं। राष्ट्रगान अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये कब लिया गया था, कब इसको स्वीकार किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। ठीक है। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा हुआ था। 52 सेकंड में ये गाया जाता, सभी को पता है। राष्ट्रीय गीत की अगर बात करें, राष्ट्रीय गीत जो कि क्या है? वंदे मातरम है, आप सभी को पता है। बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा उनकी पुस्तक थी आनंद मठ, उससे ये लिया गया था। कब स्वीकार किया गया था इसको? तो 22 मार्च 1957 में इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है। और इस गीत का जो प्रथम पद होता है ना, वही हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है। और राष्ट्रीय कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर जहां पे नहीं समझ में, और ये जो बातें लिखवाते चल रहे हैं ना, ये सभी आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके प्रश्न आए हुए हैं, इसीलिए हम आपको लिखवा रहे हैं। ये राष्ट्रीय कैलेंडर की बात किया जाएगा तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। आप सभी को पता है किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और इसको कब स्वीकार किया गया था? तो 22 मार्च 1957 में इसको स्वीकार किया गया था। और इसका पहला महीना क्या है? चैत्र इसका क्या है? पहला महीना है। डन सबको? सबको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? किसी को कहीं कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में
पूछ लीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आप सभी कर रहे हैं। भाई वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप अपने दोस्तों यारों, जो भी ग्रुप है आपके पास। मैं आप सभी से बोलूंगी कि आप सभी वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक उतना बढ़िया कर नहीं पाएंगे। तो जरूर बनता है भाई, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग शेयर तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ये भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया है? मतलब ये भारत और अफगान के मैत्री का ये गाना है, किस फिल्म में फिल्माया गया है? दोस्ती में, बॉर्डर में, जंजीर में, या फिर उपकार में? अब गाना बजा के मत देखने लगना या सर्च करके मत देखने लगना कि भाई ये कौन से फिल्म का गाना है। ये कौन से फिल्म का गाना है? ये जंजीर फिल्म का गाना है। ठीक है, जंजीर फिल्म में कौन? अमिताभ बच्चन और प्राण जो है, इन्होंने ये गाना गाया था। मतलब हीरो जो थे उनकी बात करें, अमिताभ बच्चन और प्राण द्वारा ये गाना क्या किया गया था? फिल्माया गया था। ठीक है, तो ये सी वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। आप सभी ऐसे ही करते चले, जहां पे जिसको भी डाउट होगा, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगा, आप सभी जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, ये कथन किसका है? एंजेला मार्केल का है, मिशेल ओबामा का है, महाश्वेता देवी का है, नीता अंबानी का है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। ये किसका है? आपको कॉलेज जाना चाहिए, आपके मस्तिष्क के ज्ञान को परिपूर्ण करना चाहिए, ये कथन किसका है? ये किसका है? ये मिशेल जो है आपका ओबामा ने ये कथन जो है, जो कॉलेज के छात्र थे उनको प्रेरित करने के लिए जो है इन्होंने ये कथन बोला था। तो इसका कौन सा आंसर सही है? राइट, इसका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन बताइए, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है? मॉन्टेसरी है, फ्रॉबेल है, थॉर्नडाइक है, पर्शिनन है? बाल विहार प्रणाली, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो आप सभी जानते हैं किंडर गार्डन प्रणाली। अब तो सभी लोग बता दोगे ना, किंडर गार्डन प्रणाली। बहुत बढ़िया। किंडर गार्डन कौन है इसके? फ्रॉबेल। यस, इसके कौन है संस्थापक? तो फ्रॉबेल इसके क्या है? संस्थापक हैं, जो कि कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। ठीक है, ये जर्मनी के थे। और इन्होंने ये शब्द कब दिया था? किंडर गार्डन शब्द कब दिया था? तो याद रखिएगा 1840 ईस्वी में इन्होंने ये शब्द दिया था। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो विद्यालय होता है वो क्या है? वो एक बगीचा है, और जो शिक्षक है वो वहां का क्या होता है? माली होता है। और जो बच्चे होते हैं वो वहां के क्या हैं? वो वहां के छोटे छोटे पौधे हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बोला था। तो कौन है? फ्रॉबेल बाल विहार प्रणाली यानी कि किंडर गार्डन प्रणाली के क्या है? संस्थापक हैं, जर्मनी के हैं। और इन्होंने किंडर गार्डन शब्द कब दिया था? तो 1840 ईस्वी में इन्होंने, फ्रॉबेल ने किंडर गार्डन शब्द दिया था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पूर्वी यूरोपीय देश जहां पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर है, वह कौन है? वह है मॉस्लो, चेरनोबिल, बेलग्रेड, या फिर व्लादिवोस्तोक? जल्दी से बताइए। पूर्वी यूरोपीय का वह पहली उल्लेखनीय दुर्घटना तबाही है जिसका कारण परमाणु रिएक्टर बना था। हाँ, बहुत बढ़िया। ये क्या है? यस, इसका जो आंसर है वो बी वाला। आप देखेंगे मैंने पढ़ाया भी है इसके बारे में ईवीएस में। ये कौन है? चेरनोबिल। ठीक है, चेरनोबिल ये कहां पे है? ये यूक्रेन का देश है। कहां पे स्थित है? ये यूक्रेन में ये है। वहां पे जो है 1986 में ये दुर्घटना हुई थी, पहली बार जो आपका परमाणु रिएक्टर बना था कारण। और इसमें जो है 28 लोग जो है वो मारे गए थे। और उन लोगों की जो मृत्यु हुई थी वो किसके कारण हुई थी? वो विकिरण के कारण, जो उसमें से परमाणु रिएक्टर से जो विकिरण निकला था उसके कारण उन लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कौन सा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? बी इसका क्या है?
राइट आंसर है। डन, सभी को क्लियर हो रहा है ना, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना? कहीं पे बेटा प्रॉब्लम होगी आप सभी जरूर पूछ लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रश्न से रिलेटेड तो बातें बताऊं ही, साथ में उनसे भी जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर में उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। डन ना? और भाई शेयर आप सभी जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? बताएं जल्दी से, किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? ये हस्तलिखित जो है समाचार पत्र है, और ये मध्य प्रदेश, यस, कौन सा राइट आंसर है? मध्य प्रदेश का रीवा जिले में धरबौर की महिलाएं, रीवा में क्या है? धरबौर है, वहां की महिलाओं द्वारा ये पत्र लिखा जाता है, और ये मासिक समाचार पत्र है। ये कौन सा समाचार पत्र है? ये मासिक समाचार पत्र है, और जो महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए जो है प्रकाशित किया जाता था, और इसको 7 महिलाओं ने इसको तैयार किया था। और ये किस भाषा में लिखा जाता है? अगर आपसे भाषा कभी पूछा जाए तो ये वहां का स्थानीय भाषा है बघेली, ठीक है? वहां की जो स्थानीय भाषा है कौन सी? बघेली है, और उसी भाषा में ये क्या किया जाता है? लिखा जाता है। डन सबको? रीवा का मध्य प्रदेश में ये मासिक समाचार पत्र है। कितनी महिलाओं द्वारा इसको शुरू किया गया था? तो 7 महिलाओं ने इसको शुरू किया था, और उस भाषा कौन सी होती है? तो वहां की स्थानीय भाषा जो बघेली है उसी में ये क्या किया जाता है? ये आपका वाहिनी दरबार समाचार पत्र लिखा जाता है। डन सबको? क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है? सारंगी है, वायलिन है, मृदंग है या फिर संतूर है? प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान, बताइए जल्दी से। बिंदा खान को पूछा गया है, उनके द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है? सारंगी है ना? उन्होंने कौन सा, उनके द्वारा बजाया जाने वाला कौन है? सारंगी वादक यंत्र है ना? सारंगी शब्द हिंदी के किस शब्द से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा 100 प्लस रंग से मिलकर बना है, ठीक है? जिसका अर्थ क्या होता है? 100 रंगों वाला, ठीक है? जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है 100 रंगों वाला। डन। और इसका प्राचीन नाम कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो हमारा सारंगी है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना बेटा इसका प्राचीन नाम क्या है? शारिंदा है, ठीक है? और अब इसको क्या कहा जाता है? सारंगी के नाम से जाना जाता है। तो उस्ताद बिंदा खान जो बजाते हैं वो क्या बजाते हैं? सारंगी जो है वो बजाते हैं। यहां तक सबका क्लियर? कहीं कंफ्यूजन होगा भाई तुरंत पूछिएगा कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आया। अगला क्वेश्चन आपका है कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का ये कथन है, अरस्तु का है, प्लेटो का है या फिर इमाइल दुथीम का है? जल्दी से आप सब बताएंगे इसका। बहुत बढ़िया। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, ये कथन किसका है? ये कथन पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये कथन किसका है? ये कथन प्लेटो का है, याद रखिएगा, ठीक है? किसका है ये कथन? ये प्लेटो के, एक महान दार्शनिक थे प्लेटो, जिन्होंने ये कथन बोला था, और इनका ये बहुत ज्यादा, कई बार ये मैंने पेपर में ये प्रश्न देखा है। तो ये वैसे जितने भी आपके प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? SO2 के प्रभाव का खतरा है, HNO3 के, I2PB? बताइए जल्दी से। आगरा का जो ताजमहल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसके कारण क्या है? एसिड रेन हो रहा है, SO2, यस। ताजमहल पर जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा ताजमहल के लिए जो है खतरा का काम कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, गुड। अगला बताइएगा, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पे स्थित है?
बोध गया में स्थित है, लद्दाख में, गंगटोक में या फिर थिम्पू में? बताइए जल्दी से। हेमिस गोम्पा नामक मठ। सभी बच्चे बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोग कर रहे हैं। यस, जो हेमिस गोम्पा है, ये जो आपका मठ है वो कहाँ पे, ये एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो कि कहाँ, लेह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये क्या है, ये तिब्बती जो है आपका तिब्बती ये बौद्ध मठ है जो कि कहाँ पे स्थित है, आपके लद्दाख में, लेह लद्दाख में स्थित है। और ये हेमिस गोम्पा जो है ना, तो याद रखिएगा ये एक विशेष त्योहार भी है। ठीक है, ये तिब्बत का जो है विशेष त्योहार भी है, ये भी याद रखिएगा। और हेमिस जो त्योहार है वो किसको समर्पित किया जाता है, तो याद रखिएगा प्रभु पदम संभव जी को समर्पित किया जाता है। प्रभु पदम संभव जी को क्या किया जाता है, ये समर्पित किया जाता है। डन, सबको क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बहुत अच्छा भाई, आप सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही आप सभी पढ़ते रहें, मेरा नाम रोशन करते रहें। अगला बताइएगा। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागों को मरोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। ये साड़ियां क्या कहलाती थी? पटोला, संबलपुरी, चंदेरी या फिर ढकाई? आप सभी को बताना है, जल्दी से आप सभी बताएं। और ये प्रश्न भी सबको आ ही रहा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ये कहाँ की, चंदेरी ना, चंदेरी ही तो आपकी मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। और बाकी अगर जो है हम बात करें ढकाई की, तो ढकाई साड़ी कहाँ पे, ये तो बांग्लादेश में बनाई जाती है ना। ये कहाँ पे, ये बांग्लादेश में बनने वाली साड़ी है। ठीक है ना? डन सभी को। और पटोला जो साड़ी है ये कहाँ, ये गुजरात में, गुजरात में बनती है। और संबलपुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे बनती है संबलपुरी साड़ी, तो उड़ीसा में बनती है, उड़ीसा में। और चंदेरी आपको पता है ये कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। तो आप सभी पे यहाँ पे दिया कि मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते हैं, उसमें चीरा लगाते हैं। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सभी को? गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे स्थित है? रामपुर में, आगरा में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए आप सभी। पता है इसका क्या, ए रामपुर में स्थित है ना। ये पुस्तकालय कहाँ, रामपुर उत्तर प्रदेश में। ये आपका पुस्तकालय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय है वो यहाँ पे स्थित है। इस संग्रहालय में क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन शैली, जो उनकी जीवन शैली है, जो उनका योगदान रहा भारत के स्वतंत्रता के लिए, जो सामाजिक कल्याण के लिए उन्होंने जो भी योगदान दिया, उसकी यहाँ पे क्या है, झांकी आपको प्रस्तुत की गई है यहाँ पे। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इसका क्या है, राइट आंसर है। डन ना? चलिए अगला बताइएगा। परिवार सामाजिक जीवन का प्रथम पाठशाला, ये किसने कहा? अरस्तू ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, प्लेटो ने कहा है या फिर इनमें से कोई नहीं कहा है? परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला किसने कहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ही गलत मत करना बेटा। किसका कथन है ये? हाँ, ये कथन अरस्तू का है। ए वाला इसका राइट आंसर। अरस्तू ने ही कहा था कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। और इन्होंने अपने गुरु के विपरीत जाकर निजी परिवार का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। इनके गुरु कौन थे अरस्तू के? तो प्लेटो जो थे ये इनके गुरु थे। ठीक है, और इनके ये विरुद्ध जाकर इन्होंने ये बात बोली थी कि निजी परिवार का इन्होंने समर्थन किया था, वरना इनके गुरु जो थे वो परिवार का समर्थन नहीं करते थे। तो यहाँ पे कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, अशोक चक्र है, भारत रत्न है? कोई गलत मत करिएगा। गुड,
बहुत बढ़िया। भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन सा है? भारत रत्न है ना। सर्वोच्च नागरिक जो आपका सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और कभी भी आपसे पूछा जाए भारत रत्न का प्रारंभ कब किया गया था, तो 1954 में भारत रत्न का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। क्लियर ना सबको? चलिए अगला बताइएगा। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन दिया है जींद को, करनाल को, अलीगढ़ को, मुजफ्फरनगर को। गुड, बहुत बढ़िया। गुड गुड। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो आपका अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल किया गया है। जींद और करनाल की बात करें तो ये दोनों कहाँ, हरियाणा का राष्ट्रीय राजधानी के रूप में इनको सम्मिलित किया गया है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है, लेकिन अलीगढ़ को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना? तो सभी का यहां तक क्लियर? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो आज हम लोगों ने आपके ईवीएस का, आप कह सकते हैं आपके जो है, जो आपका एग्जाम आने वाला है, सभी एग्जाम को लेकर ये मैंने आपका सामान्य ज्ञान का ये सेशन रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को जो पढ़ना है वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब आपका रिवीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप सभी टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और भाई ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और पसंद आए हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं आपके साथ एक नए सेशन के साथ, और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी और इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना, रुकना नहीं है ना, क्योंकि अब की बार जिद है ना आपकी कि आपको सिलेक्शन लेना है, और मेरी जिद है कि अब की आपको क्या करवाना है, सिलेक्शन दिलवाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।